हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जहाँ से हम हिस्ट्री की जो बेस होता है या समझते हैं भारत के इतिहास को, तो आपका है सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन इसको हम बोलते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता, या आप इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा से इसके सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थल इसके मिले हुए हैं, तो इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे और यहाँ पे इस चीज़ को हम शॉर्ट नोट्स में आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं लुसेंट में जो बुक है लुसेंट, जो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण मानी जाती है, लुसेंट की नोट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड की हुई हैं, और सभी को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। रटाऊँगा नहीं, आज यहाँ पे आपको समझाऊँगा। होप सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, तो आप उसके बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आपकी लुसेंट बुक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लुसेंट बुक जो है उसका पूरा निचोड़ और उसके शॉर्ट नोट्स आपको देने की आपकी कोशिश की, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो का थोड़ा लंबा हो सकती है वीडियो, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा धैर्य रखकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, तो इस टॉपिक से आपके कभी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी जगह से क्या चीज़ मिली थी, साक्ष्य के बारे में क्वेश्चन मिल जाता है, तो एक को ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यूनिट जो 3 है आपकी, ठीक है, यूनिट 3 आपकी लुसेंट की है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2400 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। 1400 बीसी से 1750 बीसी तक जो है ये टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, अभी बीसी क्या होता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले का जो समय होता है वो ईसा पूर्व कहलाता है, और उनके बाद का समय यानी कि एनो डोमिनी या एडी, या इसको हम ईसवी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ईसा पूर्व यानी कि 2400 बीसी, उल्टा इसमें टाइम चलता है, से 1750 बीसी घटते हुए टाइम चलता है इसका। ठीक है, तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2400 साल पहले की बात हम यहाँ पे करेंगे। 2400 साल पहले से 1750 साल पहले की बात हम यहाँ पे करेंगे, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता में रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वो C14 यानी कि रेडियो कार्बन जो पद्धति है, C14 जो है, C12 जो है, उसके माध्यम से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो इसकी खोज जो की गई थी C14 यानी कि C14 या कार्बन 14 की खोज जो की गई थी, वो एक रसायन शास्त्री थे अमेरिका के, जिन्होंने 1946 में, यानी कि जो रसायन शास्त्री था उसका नाम था वी एफ लिवी ने 1946 में सिंधु सभ्यता की, या सिंधु सभ्यता के लिए, यानी कि जो कार्बन डेटिंग जो होती है, कार्बन डेटिंग यानी कि C14 जो है रेडियो कार्बन की खोज की थी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो पद्धति जो होती है, कार्बन 14 पद्धति जो होती है, तो इसमें किसी भी चीज़ में, किसी भी पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी अधिक होगी या जितनी कम होगी, जितनी कम होगी वो उतनी प्राचीन होगी। यानी कि कार्बन 14 की मात्रा किसी भी पदार्थ में जितनी कम होगी वो उतनी ही पुरानी वस्तु मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये टाइम पीरियड दिया गया है 2400 बीसी से 1750 बीसी, वो रेडियो कार्बन C14 के माध्यम से बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार सभ्यता है। ठीक है, त्रिभुजाकार के रूप में ये है इस तरीके से। ठीक है, वैसे तो भी क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, त्रिभुज नहीं होता है। तो भारत की अगर बात करें, जो हम अफगानिस्तान या जो पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया अगर हटा दे, तो इंडिया में उसका त्रिभुजाकार ही वो एरिया बच जाता है। हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी, जिसकी खोज, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की गई थी वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम जो उत्खननकर्ता जो थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, वो की थी दयाराम साहनी ने। वैसे तो इसकी जो खोज या उत्खनन जो है वो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा भी किया गया है और व्हीलर के द्वारा भी किया गया है। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में किया है और व्हीलर ने 1946 में इसका उत्खनन किया है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, दयाराम साहनी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने ध्यान रखना है, पहला जो किया गया था।
विधिवत घोषणा जो की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, या जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या आदि ऐतिहासिक काल की कोई सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो विधिवत घोषणा की थी वो की थी सर जॉन मार्शल ने 1924 में, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन क्या थे, महानिदेशक थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग की सभ्यता के रूप में रखते हैं, या आदि ऐतिहासिक काल में इसको माना जाता है, या आदि ऐतिहासिक काल या उत्तराखंड भारत के आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय निवासी थे। अगर हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो भारत के इतिहास का जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जहाँ पर यानी कि जिस काल में मनुष्य की घटनाएं जो है कोई भी लिखित वर्णन नहीं मिलता, वो आपका प्राग ऐतिहासिक काल होता है। आदि ऐतिहासिक काल मनुष्य के बारे में जानकारी तो मिलती है, ठीक है, या इस काल में लिखित तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल होता है वह काल जहाँ पर हम मानव के इतिहास को लिख भी सकते हैं या लिखा हुआ है और उसको हम पढ़ भी सकते हैं, वो आपका ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पर लिपि का बिल्कुल भी कोई भी जब पहचान नहीं है, वो आपका प्रागैतिहासिक काल। वो लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, वो आपका आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल आपके पास हो जाएगा जिसको लिखा भी गया है और जिसको हम पढ़ भी पाएंगे, वो आपका ऐतिहासिक काल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आपको बता दिया। तो इसकी जो खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो अब ये आपके पास आता है सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार से थी आपके पास। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो उत्तर में मांदा जिला जो कि आपका है अखनूर के निकट जो है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। उत्तर में आपके मांदा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद, द से दक्षिण दाइमाबाद, दक्षिण से दाइमाबाद, ठीक है। तो दाइमाबाद महाराष्ट्र जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीर यानी कि आलमगीर यूपी जो कि हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और से लेकर जो है वो आपका सुतका गेंडोर यानी कि बलूचिस्तान जो कि दास नदी के तट पर है और वर्तमान समय में पाकिस्तान में ये स्थित है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आपकी आलमगीर यूपी से लेकर यानी कि अगर हम बात करें 1600 मीटर जो ये है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व में आलमगीर हिंडन नदी से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर तक और उत्तर में मांदा जिला जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या इसका फैलाव है जिसको आपको ध्यान रखना है, इस चित्र को आपको ध्यान रखिएगा क्या है। उत्तर में मांदा जिला जम्मू कश्मीर जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है, से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक, द से दक्षिण, ठीक है, में महाराष्ट्र, दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट तक फैला हुआ है। वहीं अगर पूर्व में बात करें तो पूर्व में आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश यानी कि हिंडन नदी से लेकर पश्चिम में सुतका गेंड और बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान की दास्क नदी के तट पर तक यह फैली हुई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे इसके बारे में। सिंधु सभ्यता है, यहाँ से हमें 6 जो नगर हैं वो प्रॉपर यानी कि बड़े स्थल जो नगर मिले हैं सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो है परिपक्व अवस्था में यानी कि सही अवस्था में जो नगर मिले हैं जहाँ से इसकी जानकारी अधिक हमें मिलती है, वो उसके लिए ट्रिक है। तो 6 बड़े नगर यहाँ पे मिले हुए हैं, उसके लिए ट्रिक आप शॉर्ट वीडियो मैंने आपको दी है, उसमें भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो ट्रिक है कि गणिका ने मोहन को काले धागे की राखी पहनाई। ये 6 जो स्थल है वो इस पर आ जाएंगे। तो गणिका ने मोहन को काले धागे की राखी पहनाई आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो गणिका मतलब हो गया गणवारी वाला, ठीक है, गणवारी वाला। दूसरा आपके पास हो जाएगा मोहन से हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान में सिंधु नदी के तट पर है और पाकिस्तान के लरकाना जिले में ये पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद तब ये भारत में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल भी इसको माना जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहन का ह जो है इससे आपके पास आएगा हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो प्रमुख स्थल है हड़प्पा जो है वो किसी किनारे है, रावी नदी के तट पर स्थित है और ये भी आपके पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उसके साहिवाल जिले में जो है हड़प्पा स्थित है। को आपका साइलेंट हो जाएगा। काले से आपके पास हो गया कालीबंगन। काले क्यों? कालीबंगन का नाम किस वजह से पड़ा है? काली चूड़ियों के नाम की वजह से पड़ा है, ठीक है। तो काले से कालीबंगन जो आपका है वो आपका घग्गर नदी के तट पर स्थित है और वर्तमान में ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। धागे से धौलावीरा जो है वो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जो थी वो खोजी गई थी, जो कि 2021 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था।
दहाके से आपका हो गया धौलावीरा। धौलावीरा जो है कहाँ पर स्थित है, वो आपका अभी प्रेजेंट टाइम पर जो धौलावीरा है ये आपका लूनी यानी कि गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है। और धौलावीरा को ही भारत की पहली सिंधु घाटी सभ्यता की साइट घोषित किया गया था और इसी को 2021 में विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। राखी से आपके पास आ जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये भी आपका कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और भारत में स्वतंत्रता की बात करें, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा जो है जो सबसे बड़ा था, सॉरी मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा था, पाकिस्तान में चला गया है ना, लारकाना जिला में चला गया है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ा है स्वतंत्रता के बाद वो कौन सा आ जाएगा, वो आपका आ गया राखीगढ़ी यानी कि घग्गर नदी। ठीक है, जो कि घग्गर नदी यानी कि हरियाणा में स्थित है। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक हड़प्पा संस्कृति जो थी, इनकी जो सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हुए हैं, सर्वाधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। देखिए संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति ही बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सर्वाधिक स्थल जो थे हड़प्पा सभ्यता थे, हड़प्पा से मिले थे, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सेम है, कहीं अगर हड़प्पा सभ्यता है कहीं पर मैं इस तरीके से बोलूँ तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना। तो सबसे ज़्यादा जो तो सतना के बाद कहाँ पर मिले, गुजरात में ये स्थल मिले हुए हैं। अब देखते हुए हम बात करते हैं इनके जो क्या क्या चीज़ यहाँ पे मिलती है, जो साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्नानागार मिले हैं। स्नानागार जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है और ये जो स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या मिले, हमें स्नानागार मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से हमें एक सील पर बैठे हुए एक व्यक्ति मिले हुए हैं, ये 3 मुख वाले देवता उनको बोला जाता है, जिसको उन्होंने पशुपति नाथ बोला है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जो है वो बैठे हुए हैं। मोहनजोदड़ो से ही हमें एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली हुई है। क्या मिली है, नर्तकी की या नर्तकी की क्या है, कांस्य की मूर्ति मिली है। कांस्य जो है एक मिश्र धातु है जो कि आपका क्या है, तांबा और टिन का मिश्रण होता है, तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, हड़प्पा की जो मोहरों पर जो है एक श्रृंगी वाले पशु का अंकन मिलता है। सभी मोहरों पर, लगभग सभी मोहरों पर क्या है, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, जो कि वहाँ पर एक पूजनीय भी उसको माना जाता था। साथ ही यहाँ पर एक आयताकार मोहर मिली है, आयताकार यहाँ पर एक मोहर मिली है, जिसमें क्या है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा स्पीड में हो सकता है क्योंकि आपको समझाना भी है और वीडियो छोटा भी करना है। अधिक बड़ा वीडियो होने पे क्या होता है कि इंटरेस्ट कम लेते हैं बच्चे, तो इसलिए वीडियो को छोटा भी बनाऊंगा, कोशिश करूँगा, छोटा तो नहीं होगा लेकिन कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ आपको समझाऊंगा भी। तो अगले हम देखते हैं नेक्स्ट। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्योंकि लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स यहाँ पे, यानी कि ट्रिक्स जो आपको यहाँ पे मिलने वाले, जैसे भी हमने ऊपर ये वाली ट्रिक देखी थी यहाँ पे कि किस तरीके से हम 6 बड़े नगरों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे भी ट्रिक्स इसमें मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं ट्रिक के रूप में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर देख लिया पहले भी कि दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी सबसे पहले, और 1400 से 1700 BC या 1750 कहीं की बुक में मिलता है, तो इसके बारे में। और माधव स्वरूप वत्स उसके बाद यानी कि पहले दयाराम साहनी ने 1921 में करवाई थी इसकी खोज, या जो उत्खनन करवाई थी, खुदाई करवाई थी, और फिर माधव स्वरूप वत्स ने 1926 में और व्हीलर ने 1946 में करवाई थी। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिली हुई हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंदरगाह। ठीक है, जो मिले हैं बंदरगाह कहाँ कहाँ से मिले हैं पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें हाथी दांत मिले हैं, बंदरगाह मिले हैं, हाथी दांत मिले हैं, अग्निकुंड, मनके, चावल, घोड़े की अस्थिपंजर और समाधि, युग्म समाधियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, तो और भी चीज़ें हैं जैसे कि बटन वहाँ पे मिले हुए हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान वहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, मूर्तियाँ यहाँ पे मिली हुई हैं, तो इनसे हमें अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिलती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास मुख्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। तो पहला हमारे पास है बंदरगाह। बंदरगाह मिला है लोथल और सुरकोटदा से। बंदरगाह 2 जगह से मिलते हैं, लोथल और सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा और लोथल से हमें बंदरगाह या सुतकोतदा भी इसको बोलते हैं, सुतकोतदा भी बोलते हैं, लोथल और सुतकोतदा से हमें बंदरगाह मिले हैं। अग्निकुंड मिले हैं लोथल और कालीबंगन से। मनके मिले हैं या मनके के कारखाने जो मिले हैं या मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ो से मिले हैं।
चावल के दाने मिले हैं लोथल और रंगपुर से। इसी के बाद हम बात करें तो सबसे पहले जो चावल की खेती के साक्ष्य या सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं वो लोथल से ही मिले हैं। ठीक है, चावल के दाने कहाँ से मिले? लोथल और रंगपुर से मिले, लेकिन सबसे पहले लोथल से मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। घोड़े के अस्थिपंजर जो मिले हुए हैं वो आपका लोथल, कालीबंगा और शुद्ध कोददा से मिले हुए हैं। युग्म समाधियाँ मिली हैं, युग्म समाधियाँ भी लोथल और कालीबंगा से मिले हुए हैं। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि लोथल जो है वो सभी जगह आ रहा है, लोथल जो है सब में आ रहा है ना। तो इसके लिए ट्रिक आपके पास क्या हो सकती है? तो इसके लिए ट्रिक आपकी है कि आपको इन साक्ष्यों को याद कैसे रखना है, उसके लिए आपको ट्रिक इस तरीके से याद रखनी है। ट्रिक है कि सिंधु घाटी में मिले या सिंधु घाटी से मिले, कर दो इसको, है ना, से मिले, ठीक रहेगा, ज़्यादा अच्छा। सिंधु घाटी से मिले बाईग्राम। अब सिंधु घाटी से मिले, क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य क्या मिले हैं? बाईग्राम साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? बाईग्राम। तो आपने क्या याद रखनी है? सिंधु घाटी से मिले बाईग्राम, सिंधु घाटी से मिले बाईग्राम। बी से बंदरगाह। अब ये जो जितने भी प्लेसेस हैं ना, ये लोथल से, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ना कि लोथल का ही मैंने आपको बताया कॉमन पॉइंट सब में लोथल सब में आ रहा था, कॉमन प्लेस सब सारी चीज़ें लोथल में मिली हुई है। ठीक है, तो लोथल की आप ट्रिक याद रखिएगा, बाईग्राम, यानी कि लोथल से सब चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, कि मैं लोथल का यहाँ पे मैंने बिल्कुल नाम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि लोथल से ये सभी चीज़ें मिली हुई हैं। तो लोथल की भी हम ट्रिक यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की ट्रिक। ठीक है, तो बी से यानी कि बंदरगाह, बंदरगाह जो है वो लोथल से मिले हुए हैं। लोथल के साथ साथ सुरकोतता से भी बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। वाई से यानी कि युग्म समाधियाँ, वाई से युग्म समाधियाँ, युग्म समाधियाँ आपकी मिली हैं लोथल से, लोथल के साथ साथ कालीबंगा से भी युग्म समाधियाँ मिली हुई हैं। जी यानी कि घोड़े, जी से क्या प्राप्त हैं? घोड़ा। ठीक है, घोड़े से यानी कि घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं जो कि लोथल, कालीबंगन और सुरकोतता से मिले हैं। आर से मिले हैं यानी कि राइस, राइस यानी कि चावल के दाने, चावल के दाने कहाँ कहाँ से मिले हैं? चावल के दाने मिले हैं लोथल, लोथल आर, तो आर से आप रंगपुर भी याद रख सकते हैं। ठीक है, लोथल और रंगपुर से चावल के दाने मिले हुए हैं। ए से मिले हैं अग्निकुंड, अग्निकुंड जो मिले हैं वो कालीबंगन से मिले हैं, या इसमें आपके पास नाम आ सकता है यज्ञ वेदिका। तो यज्ञ वेदिका अगर आ जाएगा तो वो भी आपके पास लोथल और कालीबंगा एक ही बात है, अग्निकुंड चाहे यज्ञ वेदिका हो। ठीक है, एम से आपके पास है कि मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं आपके लोथल और चनहूदड़ों से मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रिक है कि लोथल यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिले, क्या मिले? बाईग्राम मिले। ठीक है, जिनके बारे में हम पता करते हैं कि यहाँ का समाज किस प्रकार का रहा होगा। ठीक है, तो अब भी बात करते हैं इससे नेक्स्ट। सिंधु घाटी की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम यहाँ पे जाने तो सिंधु घाटी में जो सभ्यता, जैसे सिंधु सभ्यता में जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इसकी विशेषता थी कि ये लिपि जो थी वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, यानी कि हम लिखना, जैसे हम प्रेजेंट टाइम पे क्या करते हैं कि बाएं से दाएं ओर लिखना शुरू करते हैं ना, इस तरीके से। तो ये लिपि जो थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, यानी कि वो इधर साइड से लिखना शुरू करते थे इस तरीके से, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, अगर कोई अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का हो तो उसमें पहली जो लाइन थी यानी कि पहली पंक्ति बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं की ओर, इस तरीके से ये पंक्ति यहाँ पे लिखी जाती थी। जल संरक्षण की यहाँ पर बहुत ही अच्छा, यानी कि अगर नगर नियोजन की बात करें तो एक विलक्षण प्रतिभा यहाँ पे देखने को मिलती थी कि हड़प्पा सभ्यता की जो या जैसे कि हम उसी समय जो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी यहाँ पे समकालीन जो नगरीय व्यवस्था थी, या जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो मिस्र की सभ्यता जिसको कहते हैं, तो उससे भी कई गुना बेहतर यहाँ पर नगर निर्माण योजना जो थी वो यहाँ पर पाई जाती है। एक विलक्षण यहाँ पे अभी अगर बात करेंगे उस बारे में, नगर पद्धति के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसका चित्रण यहाँ पे मिलता है, या उन्होंने बनाया था हड़प्पा सभ्यता में। तो जल संरक्षण की विधि भी यहाँ पर बहुत ही बेहतर ढंग से की गई थी, जिसका हमें साक्ष्य मिलता है धौलावीरा के, गुजरात के धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता में नगरों तथा घरों का विन्यास जो था, या नगरों घरों को बनाने के लिए क्या था, ग्रिड पद्धति का यहाँ पर उपयोग किया गया था। ग्रिड पद्धति क्या होती थी? ठीक है, अब यहाँ पे चलो इसके बारे में, नगरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं। तो ये जो नगर जो होता था वो दो भागों में डिवाइड होता था, सिंधु घाटी जो भी थे, ठीक है, दो भागों में डिवाइड थे इस तरीके से। एक तो ये पूर्वी भाग एक बड़ा होता था, ये बड़ा दुर्ग था जिसको पश्चिमी दुर्ग बोलते हैं, ऊपरी भाग जो होता था, और इसे जो दूसरा था जो सामान्य लोगों के लिए होता था, यानी कि निचला भाग या पूर्वी दुर्ग कह रहे थे।
पश्चिमी दुर्ग जो होता था वो ऊपर वाला जो बड़ा वाला भाग होता था वो पश्चिमी दुर्ग यानी कि शासक वर्ग यहाँ पे निवास करता था, रहते थे। और यहाँ पर सामान्य जनता जो पूर्वी भाग था या निचला भाग जो था वहाँ पर सामान्य जनता निवास करती थी। जो ये बड़ा वाला जो था यानी कि जो पश्चिमी दुर्ग था शासक वर्ग का था, ये जो क्या इसके चारों तरफ कैसे किले यहाँ पे बने हुए थे, ठीक है। टेराकोटा की ईंटें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो चारों तरफ से किले से बंद होता था और ये नहीं होता था। ऐसा एक साक्ष्य मिला हुआ है कालीबंगन से, ठीक है। कालीबंगन एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर निचले हिस्से पे भी यानी कि जो निचला जो लोग रहते थे वहाँ के लोगों में भी क्या करता था, इसमें भी क्या था, ईंट यानी कि किले जो थे, किलों से ये भी पूरा का पूरा यहाँ पे ढका हुआ था, सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ भी किले बने हुए थे, ठीक है। अब इन्होंने जो थी यानी कि जो बात यहाँ पे करें तो इन्होंने अपनी संस्कृति यानी कि सभी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो जनता हो या शासक वर्ग हो, सभी के लिए रहने की बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे की हुई थी। वो हम इसकी नगर नियोजन व्यवस्था में पढ़ते हैं। तो नगर नियोजन या नगरों के विन्यास के लिए इन्होंने ग्रिड पद्धति बनाई हुई थी। ग्रिड पद्धति क्या होती थी कि सबसे पहले क्या होती है, मेन सड़कें जो थी 10 मीटर की मेन सड़कें ये थी, 10 मीटर की, 10 मीटर चौड़ी ये मेन सड़कें, 10 मीटर लंबाई नहीं चौड़ाई, चौड़ाई मतलब 10-10 मीटर की यहाँ पे सड़कें चौड़ी होती थी, ठीक है। और ये सड़कें आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि समकोण पर काटती थी। इस तरीके से हो सकता है इधर से भी कोई सड़क रही होगी, इधर से भी कोई सड़क रही होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये और ये था, ठीक है। तो ये सब क्या कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी, समकोण पर काट रही थी। इसी में क्या होता है कि छोटी छोटी अंदर जो गलियाँ थी वो क्या होती है, मेन सड़क में आकर मिल रही थी, जैसे हम प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं अभी जो नगर नियोजन हमारा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ जो थी वो आकर मेन सड़क से मिलती थी, जैसे ये गली मिल रही है, ये यहाँ पे मिल रही है, तो मैंने इसको यहाँ पे बस ऐसे बताने के लिए इसको लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलती थी। अब यहाँ पे इसके चार, इनकी दोनों तरफ यानी कि जो गलियाँ छोटी छोटी गलियाँ होती थी ये मेन सड़क में आकर मिलती, तो इसके दोनों तरफ क्या होते थे, घर बने हुए होते थे, घर बने हुए इस तरीके से होते थे। ये आपकी ग्रिड पद्धति होती है, ठीक है। तो घर आसपास क्या होते थे, घर बने होते थे, और जो घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते, मतलब ये गली की तरफ नहीं खुल रहे हैं, है ना, इधर की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ खुलते थे। या जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ खुलते थे, यानी कि आगे की, यानी कि जो सड़क है ये देखिए गली ये है, तो जैसे मान लीजिए गली, ये एक गली आ रही है और एक मेन सड़क है ये, ठीक है। ये आपके पास एक गली है, मेन सड़क, यहाँ पे कोई घर है, तो घर का जो दरवाज़ा जो था वो इस तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलता था, ठीक है। तो ऐसा ही एक स्थल पाया गया है लोथल। लोथल इनसे थोड़ा अलग था, जहाँ पर क्या था, घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ठीक है। इस तरीके से ग्रिड पद्धति इसको बोला जाता है। इसमें अगर प्रत्येक घर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सड़कों के किनारे जो घर थे, जो मकान निर्मित थे, तो 2 मंजिला भी थे, यानी कि 1 मंजिला जैसे हम बात करते हैं, डबल स्टोरी भी थे, ठीक है, और सिंगल भी थे। जो 2 मंजिला पे जो मकान हो गए, जैसे मकान है तो 2 मंजिला पे जो मकान है तो उसके ऊपर यानी कि पानी की निकासी के लिए उसमें पाइप लगे हुए मिले हैं। और पाइप जो है, जैसे कि घर है और ये मेन जो सड़क है इसके पास घर यहाँ पे है, 2 मंजिला घर है, तो इस पे ऊपर वाला जो मंजिला है, तो इससे पानी आने के लिए एक पाइप लगा हुआ है। और जो पानी की निकासी इन घरों की हो रही है वो उसके लिए ठीक जो ये गली है, वो उस गली की जो सड़क है, ये जो गली है जो जहाँ पे आने जाने की व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी, तो इसके अंदर से पानी को छोड़ा गया है। और ये जो जितना जो सड़कें हैं, जो बीच के अंदर की गलियाँ हैं, इन सब का पानी जो है वो मेन सड़क के अंडरग्राउंड में क्या होता था, एक नाली बनाई गई थी जहाँ पर ये पानी जाता था, और उसकी सफाई के लिए इसके बीचों बीच क्या होते थे, मेन होल्स बने हुए होते थे। तो ये आपकी है ग्रिड पद्धति के रूप में, क्लियर है, ठीक है। जल संरक्षण की नीति जो यहाँ पे बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस का बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुंदर चित्रण यहाँ पे मिलता है, या बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम बात करते हैं आगे, ये तो था कि ग्रिड पद्धति। अब जैसे कोई घर है, अगर कोई घर है तो प्रत्येक घर में क्या होता था, ऊपर अगर 2 मंजिला है तो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, और प्रत्येक घर में कुएँ यहाँ पे देखने को मिले हुए हैं, यानी कि पानी को स्टोर करने की भी यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था की गई थी। मतलब पूरा तरीके से इन्होंने इसको बनाया हुआ था, जैसे कि इंजीनियरिंग का मॉडल जिसको बोल सकते हैं, वो यहाँ पर पूरा प्रयोग किया गया है। अगला हम बात करते हैं इनकी तरफ फसल जो उगाई गई थी, तो उगाई गई जो फसल जो प्रमुख प्रयुक्त होती थी वो थी गेहूं और जौ का उनका प्रयोग किया जाता था।
मिठास के लिए यानी कि शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के जो हल हैं वो मिले हुए हैं बनमाली से, मिट्टी से बने हुए हलों के साक्ष्य मिले हैं बनमाली से। माप तौल की इकाई जो थी वो मिलती है 16 के अनुपात में, जैसे कि हम यहाँ पे केजी होता है, लीटर होता है, ग्राम होता है, ठीक है, मीटर होता है। तो यहाँ पे 16 के अनुपात में क्या थी कि माप तौल की इकाई यहाँ पे मानी जाती थी। यातायात के लिए यहाँ पर दो पहिया और 4 पहिया वाहन होते थे, जिसमें बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का ये प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया की संस्कृति भी इस समय एक जन्मी की संस्कृति थी, और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या शब्द का प्रयोग किया है? मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। पिगट जो है इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी समाज की अगर बात करें तो यहाँ पे ये लोग पूजा करते थे, यानी कि धर्म यहाँ पे आ गया था, धर्म की भी यहाँ पे चीज़ें होती थी। तो क्या क्या पूजा करते थे ये लोग? वृक्ष पूजा करते थे, शिव की पूजा यहाँ पे होती थी। स्वास्थ्य के चिन्ह भी यहाँ पे यानी कि हड़प्पा सभ्यता की देन है, जिससे हमें सूर्य उपासना के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा करते थे। धरती की पूजा ये उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। धरती की पूजा करते थे लेकिन उर्वरता की देवी के रूप में पूजा क्या करते थे। कुबड़ वाला सांड जो था इनका प्रिय पशु था यहाँ पे, यानी कि पूजनीय पशु था कुबड़ वाला सांड। समाज की बात करें तो इनका समाज यानी कि जो लोग जो थे यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। महिलाएं जो थी वो आभूषण पहनती थी, जिनमें मणके की माला होती थी या बहुमूल्य पत्थर जैसे सोने, चांदी, सेलखड़ी आदि की यहाँ पे बनी हुई ये आभूषण पहनते थे। यहाँ पर जो है स्त्री की मिट्टी की मूर्तियाँ अत्यधिक मिली हुई हैं पुरुषों की अपेक्षा, तो इसलिए माना जाता है कि यह समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं का आदर करने वाले, यानी कि महिलाओं को उच्च समझने वाला था। यहाँ से लाल मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जो कि काले रंग के डिज़ाइन पे किए गए हैं, ठीक है, और अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइन भी यहाँ पे किए गए हैं, जैसे कि लोथल से भी या ऐसे मिला हुआ है कि भगोना जिसको बोलते हैं उसमें मिला हुआ, जिस पे क्या होता है चित्रण यहाँ पे किया गया है या नक्काशी इन पे की गई है। ठीक है, कालीबंगन जो है जिसके बारे में आपको पहले बताया, एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ पर निचले शहर में भी किला जो है लगा हुआ था, और कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर भाई पर्दा प्रथा और वैश्या प्रथा भी जो यहाँ पर प्रचलित थी, और यहाँ के लोग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों को जलाते भी थे और दफनाते भी थे। वहीं बात करें कि जलाने की तो मोहनजोदड़ो में जलाते थे, तो हड़प्पा सभ्यता में दफनाते थे हड़प्पा में। तो दफनाने को कैसे याद रख सकते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को दफनाएंगे, दफना यानी कि दबा देंगे, तो क्या वहाँ पे हवा जाएगी नहीं? हवा से हड़प्पा यानी कि हवा जाएगी नहीं, हड़प्पा जाएगी नहीं, तो यानी कि वो दफन हो जाएगा। तो यानी कि उसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। आग से पकी हुई यहाँ पे मिट्टी के यहाँ पे ईंटें मिली हुई जिनको टेराकोटा कहा जाता है। अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो चीज़ें हैं जो कि आपको लुसेंट में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें विदेशी व्यापारी भी यहाँ पे रहे हैं, विदेशी के साथ इनका व्यापार था। इनकी सिंधु सभ्यता का मुख्य जो व्यवसाय था कृषि पशुपालन और साथ साथ ही क्या करते थे, व्यापार भी करते थे। तो व्यापार क्या क्या करते थे? तो व्यापार इनका सोने का यानी कि कच्चा माल, एक तो खाद्य पदार्थों का करते थे खाद्य रूप में, तो वो क्या होता था ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्र में निर्यात होता रहता था। बट दूसरा होता था कच्चा माल, कच्चे माल के रूप में तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी, टिन, कपास, आबनूस की छड़, ठीक है, और इन्हीं सभी का ये क्या करते थे, गोमेद हो गया, लाजवर्त हो गया, सीसा हो गया, इन सभी का क्या करते ये व्यापार करते थे। तांबे का व्यापार करते थे खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। वहीं सोने का व्यापार करते थे कर्नाटक के कोलार से, अफ़गानिस्तान से और ईरान से। चांदी जो थी फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान, ईरान से करते थे, और टिन का ये करते थे अफ़गानिस्तान और ईरान से। कपास निर्यात करते थे, कपास का आयात नहीं होता, कपास को इन बाहरी देशों में इसको भेजते थे, ठीक है। और आपनुस की छड़ यहाँ पे मिलती है, ठीक है, आपनुस की छड़ का यहाँ पे दिखने को मिलता है। गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त जो था मेसोपोटामिया, और सीसा जो था ईरान से ये निर्यात करते थे, ठीक है, आयात करते थे, सॉरी। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे धर्म की बात करें तो धर्म के बारे में दो प्रकार की यहाँ पे जानकारी मिलती है। यहाँ पे अनुष्ठानिक यानी कि कर्मकांड भी होता था, और तत्व चिंतन यानी कि तत्व चिंतन जो होता है, यानी कि जो दार्शनिक साहित्य जो होते हैं, इनसे हमें दो तरीके से हम धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे।
तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें तत्व जो दार्शनिक जो है वो तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि दार्शनिक जो है तत्व चिंतन जो होता है वो साहित्यिक साक्ष्यों का यहाँ पे अभाव मिलता है, यानी कि साहित्यिक साक्ष्य नहीं थे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसको हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं, और आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहाँ पर लिपि तो पढ़ी गई, लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, तो इसके साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। तो साहित्यिक कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिस कारण यहाँ पे धर्म के दार्शनिक पक्ष को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें अनुष्ठानिक कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है, जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात होता है। जहाँ पर हमें, क्योंकि इनमें क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलने से हमें पता चलता है कि यहाँ पर अनुष्ठान कार्यक्रम पूजा पाठ वगैरह होती रही होगी, जैसे अग्निकुंड, स्वास्तिक का चिन्ह, पूजा विधियाँ, ठीक है। बहुदेववादी, बहुदेववादी क्यों? क्योंकि ये लिंग, यहाँ पे शिवलिंग की भी पूजा करते थे, यानी शिव की भी पूजा कर रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे एक दाढ़ी वाले बाबा का जो चित्रण मिलता है उसकी भी पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पे मंदिर का उल्लेख नहीं मिलता है। मूर्ति पूजा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अनेक मूर्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक है, तो इसलिए मूर्ति पूजा भी यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पर मंदिर नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसकी यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर हमें अनुष्ठानिक कर्मकांड होता था ऐसा पता चलता है, उसके पुरातात्विक साक्ष्य थे। साक्ष्यों में क्या क्या? अग्निकांड है, स्वास्तिक चिन्ह के पूजा विधि जो होती थी, जो सामग्री थी, उत्पाद शक्ति की पूजा करते थे ये, उत्पादक शक्ति की पूजन की, धरती की पूजा करते थे, बहुदेववादी थे, मूर्ति पूजा यहाँ पे होती थी, ठीक है। या जैसे कि जीववाद की ओर उनका संकेत जाता है, या स्त्री तत्व की प्रधानता यहाँ पे थी। तो ये क्या होते थे यहाँ पे? कर्मकांड या अनुष्ठानिक कर्मकांड, या हम कह सकते हैं पूजा विधि है यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रचलित थी। अब अर्थव्यवस्था और समाज व्यवसाय में बात करें तो तांबे का सर्वाधिक प्रचलन जो था वो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे तांबे का सर्वाधिक वो प्रयोग करते थे। धान्य के कोठार भी यहाँ पे मिले हुए हैं। कोठार यानी कि जो होता था, कोठार बोल सकते हैं हम स्टोरेज करने का जो भी बर्तन हो सकता है कि वस्तु से इसको कोठार बोलेंगे, ठीक है। नाव और गाड़ी का प्रचलन करते थे व्यापार के लिए। पहिए का आविष्कार इनके द्वारा किया गया है, तो कि गाड़ी, बर्तन और बर्तन बनाने के लिए। लेखन कला का विकास इनके द्वारा किया गया है। बस्तियों की चारों ओर सुरक्षा दीवारों का निर्माण इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। शहरीकरण का विकास शासक वर्ग के लिए और पुरोहित वर्ग के लिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ग्रेड पद्धति किस प्रकार से थी, क्या क्या ऊपर जो नजर नगर होता है एक सामान्य जनता के लिए, एक शासक वर्ग के लिए होता था, ठीक है। शव के साथ इनके सामान बर्तन जो थे वो दफनाने की इन पे परंपरा थी। जैसे कि कई जगह से क्या मिले हैं, डेड बॉडीज़ मिली हैं, उनके साथ बर्तन भी दफनाए गए हैं, साथ ही उनके साथ एक जानवर को भी दफनाया गया, कुत्ते को दफनाया गया है। तो हो सकता है जो उसकी फिर यानी कि जो पुनर्जन्म, या हम कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद उसकी जगह उसका सामान जो था उसी के साथ रख देते थे। तो यानी कि अंधविश्वास के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। ताबीज़ यहाँ पे मिलते हैं, गले में पहनने के ताबीज़ यहाँ पे मिले हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अंधविश्वास भी वहाँ पर पनपा हुआ था, या अंधविश्वास लोग रखते थे। कला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अनेक प्रकार की कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि उनकी जानकारी हमें मोहर के निर्माण से मिलती है। तो मोहर जो थी वो यहाँ पर अलग अलग तरीके की बनी हुई थी। तो सिंधु घाटी की कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है उनकी मुहर से, मूर्तिकला से, मन का निर्माण से, और मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्तियों से। मोहर निर्माण के बारे में अगर जान करें तो यहाँ पे मोहर जो थी वो एक सेलखड़ी की बनी होती थी, जो कि वर्गाकार और आयताकार दोनों प्रकार की होती थी, ठीक है। वर्गाकार में आपने पढ़ा है कि एक पशु का श्रृंगी पशु का अंकन मिलता था, और आयताकार में आपने पढ़ा हुआ है कि स्त्री के गर्भ से बच्चा निकलता हुआ दिखाया गया हुआ है, ठीक है। तो पशुओं की आकृतियाँ यहाँ पे भी थी, जिन पर क्या होती थी, जिनमें इनकी मोहरों पर पशुओं की आकृति भी यहाँ पर अंकित होती थी, और साथ ही उनमें कुछ लिखा हुआ है, लिपि जो थी उसमें उत्कीर्ण होती थी। दूसरे इनकी कला के बारे में मूर्ति कला होती है। मूर्ति कला जो थी एक प्रकार की धातु कला होती थी, दूसरी प्रस्तर कला होती थी। धातु कला में जो हमारे जो मिलते हैं तांबे और कांसे की जो मानव और पशुओं की यहाँ पे मूर्तियाँ मिलती हैं, और प्रस्तर कला यानी कि पत्थर की बनी हुई है, जैसे हमने अभी देखा है मोहनजोदड़ो से मिली एक मूर्ति है जो पशुपतिनाथ के रूप में इनको बताया गया है। मूर्तिकला के लिए मोम को गलाते थे, और उसको एक साँचा यानी कि एक साँचा बना हुआ होता था, यानी कि एक साँचा जो विधि जो थी उसका प्रयोग करते थे, ठीक है। मोम को पिघलाकर एक साँचा बना हुआ था, उसमें इसको डाल देते थे, मोम को डाल देते थे, और उसी का रूप वो ले लेता था। तो साँचा विधि का ये प्रयोग यहाँ पर करते थे। मन का निर्माण में सेलखड़ी हो गया। सेलखड़ी के मन के बहुमूल्य रत्न, पत्थर और सोना चांदी के मन के यहाँ पे देखने के मिलते हैं, जिनके ये अनेक आभूषण, मालाएं, बच्चों के खिलौने वगैरह भी ये वहाँ पे मिलते हैं।
अगला है मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ। मिट्टी की मूर्तियाँ जो है वो मिली हैं में जो है मानव, पशु और पक्षी सभी के यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। या मृण मूर्ति यानी कि पकाई गई मिट्टी की है, जिसको हम बोलते हैं टेराकोटा। जिसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, ये टेराकोटा ये बोला जाता है। ठीक है, तो टेराकोटा बोला जाता है मिट्टी की जो पकाई गई मिट्टी, जो उसको टेराकोटा बोला जाता है। तो पकाई हुई मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती है उसको मृण मूर्तियाँ कहा जाता है। तो ये मानव, पशु पक्षी के मिले हुए हैं। और यहाँ पर जो है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की अधिक मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज जो था वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था। पूजा के लिए यहाँ पे बच्चों के खिलौने और घरों की सजावट हेतु यहाँ पे इन मूर्तियों को रखते थे। तो बच्चों के खिलौने यानी कि यहाँ पे पता चलता है कि समाज कितना समृद्ध था। जो अपने बच्चों के खिलौने, पूजा के सामान, तो यानी कि हर चीज़ के यहाँ पे यहीं पे पूरा उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये थी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इसका जो पतन का जो मुख्य कारण जो माना जाता है, जो सबसे उभर कर जो आता है कारण हर किसी का जो होता है वो होता है बाढ़। यहाँ पे कहते हैं कि बाढ़ आई थी और उसके बाद इस सभ्यता का यहाँ पर पूर्ण रूप से विनाश हो गया था और ये पूरी तरीके से दब गई थी, जिसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, व्यापार भी करते थे। बंदरगाह से पता चलता है कि व्यापार, जिसको हम प्रेजेंट आप कहते हैं पोर्ट कहते हैं, ठीक है, पोर्ट, ठीक है, या डॉकयार्ड, ठीक है। तो ये लोग व्यापार भी करते थे। अग्निकुंडों से हमें पता चलता है कि ये लोग वहाँ पर पूजा पाठ भी करते थे, पूजा की भी यहाँ पे जाने देते थे, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने भी इनके पास थे, ठीक है। चावल, गेहूँ, जौ, शहद, इन सब भी चीज़ें की, यानी कि चावल, गेहूँ, जौ, शहद, इन सब से परिचित थे। घोड़े के अस्सी पंजर भी, यानी कि घोड़े से भी लोग परिचित थे, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पे मिले हुए हैं, बात करेंगे अंधविश्वास। अंधविश्वास की भी यहाँ पे जानकारी मिलती है, यानी कि अंधविश्वास यहाँ पे फैला हुआ था। और साथ ही अनेक जो पूजा के लिए यहाँ पे, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, वृक्ष पूजा, शिव पूजा, ठीक है, उर्वरता के रूप में धीरे धरती की पूजा, यानी कि यहाँ पे पूजा पाठ से लेकर हर तरीके की चीज़ यहाँ पे पाई जाती थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपके पास शॉर्ट नोट्स में आपके पास वीडियो लेके आऊँगा और इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। अभी ट्रिक्स मैं शॉर्ट्स में डालता हूँ, तो उनको भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा, उनके भी नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।